Hello student, good morning. Today we have discussed about the सेक्शन फार्मूला. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेक्शन फार्मूला है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सेक्शन फार्मूला के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. सेक्शन फार्मूला आखिर होता क्या है. सेक्शन फार्मूला में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन को ध्यान से पढ़ेंगे कि सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपके पास इंटरनल डिवीजन और एक होता है आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन. स्टूडेंट, सेक्शन फार्मूला में. अच्छा, ये इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है. इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन ये होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक और यहाँ पर कोई पॉइंट है दूसरा. ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया. आप इसको ज्वाइन करोगे तो ए बी पॉइंट ज्वाइन कर लिया. डिस्टेंस फार्मूला से आप इसी डिस्टेंस निकाल सकते हो. लेकिन अगर एक ऐसा कोई पॉइंट है बीच में, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है P. ठीक है, तो ये P पॉइंट A और B को बीच में से डिवाइड कर रहा है. मान लीजिए 1:3 में डिवाइड कर रहा है. क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 रेशियो. मतलब यहाँ पर A से B की डिस्टेंस मान लीजिए 4 है, A से P के बीच में 1 है और P से B के बीच में 3 है. तो 1:3 से आपको डिवाइड कर रहा है ये. इन दैट कंडीशन इंटरनल डिवीजन कहलाता है. क्या कहलाता है? इंटरनल डिवीजन. मतलब जो डिवीजन पॉइंट है ये कहलाता है आपके पास डिवीजन पॉइंट. क्या कहलाता है? डिवीजन पॉइंट. ये जो P है, जो भी A और B के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई पॉइंट आएगा वो पॉइंट डिवीजन पॉइंट कहलाएगा. तो ये आपके पास डिवीजन पॉइंट है. ठीक है स्टूडेंट, अब आप मान लीजिए इस तरह की कंडीशन है कि आपके पास एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया. ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया आपके पास. इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. ये पॉइंट है आपके पास E और F पॉइंट मान लीजिए. ठीक है, इनके कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं मान लीजिए. तो E और F को अगर एक ऐसा पॉइंट है बाहर, ये मान लीजिए P पॉइंट है, P E और F को डिवाइड कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 रेशियो और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 रेशियो में. ठीक है, तो P E और F को बाहर से डिवाइड कर रहा है. ये जो P पॉइंट है E और F के बीच में नहीं आ रहा है, बाहर आ रहा है. या तो F के इधर आएगा या P पॉइंट यहाँ आएगा इधर. ठीक है, तो E और F के बीच में नहीं आएगा ये पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट क्या आएगा? बिल्कुल बाहर आएगा. ठीक है, तो डिवीजन पॉइंट जो है, ये डिवीजन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट बाहर आएगा. E और F यहाँ A और B के बीच में नहीं आएगा. मान लीजिए ये A है और ये B मान लीजिए आप. A और B सेम कंडीशन मान लीजिए. A और B के बीच में जो अगर पॉइंट आता है, या तो यहाँ या कहीं पर भी किसी भी जगह, तो वो इंटरनल डिवीजन कहलाता है. और अगर डिवीजन पॉइंट बाहर आता है इधर इस साइड और इधर दिस साइड, देन वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है. ये आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है, और ये जो आपके पास डिवीजन है ये आपके पास कहलाएगा इंटरनल डिवीजन. तो इस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन में ये डिफरेंस होता है. आप इसको राइट डाउन कर लीजिए. इसके बाद इसके फार्मूले की ओर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. नाउ स्टूडेंट, सी हियर, इंटरनल डिवीजन मीन्स आंतरिक विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स बाह्य विभाजन. बाह्य की तरफ से विभाजन करने वाले पॉइंट को एक्सटर्नल डिवीजन मानेंगे, अंदर की तरफ से विभाजन करने वाला जो पॉइंट है उसको इंटरनल डिवीजन मानेंगे. दोनों का फिगर अलग अलग बनता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़, छोटी सी चीज़ ध्यान रखने लायक है. वो ध्यान से देखना आप कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है आपके पास B. ये दोनों पॉइंट आपने ज्वाइन कर लिए. ठीक है, P पॉइंट मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है P. तो A के पॉइंट मान लीजिए x, y है. ए के पॉइंट मान लीजिए x,
x1 कोमा y1 है यहाँ, और b के पॉइंट को मान लीजिए x2 कोमा y2 है। ठीक है स्टूडेंट, और p के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x कोमा y है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि ज़्यादा कुछ हार्ड लैंग्वेज में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको सोल्व किया जा सकता है। a के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं कि x1 कोमा y1 है, b के कोऑर्डिनेट हमने x2 कोमा y2 माने हैं, और p के कोऑर्डिनेट x कोमा y है। आपके इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में अधिकतर डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही पूछते हैं कि आप x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या पूछते हैं? ये जो x और y है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। मान लीजिए आप ये जो डिवीजन पॉइंट है p, ये डिवीजन पॉइंट a और p के बीच में m रेशियो में डिवाइड करता है, और p और b के बीच में n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक n पार्ट्स है। पूरी मान लो AB 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए AB 8 है, AB की डिस्टेंस क्या होगी? 8 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 पार्ट हो गए, तो बचा हुआ कितना? 6 पार्ट होगा, तो 2:6 हो जाएगा। समझ में आई स्टूडेंट? 2:6, 2/6 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। मेरी कुछ बात समझ में बैठ रही होगी आपको स्टूडेंट। तो इसी तरीके से अगर A और B के बीच में कुछ भी डिस्टेंस है जो आप और हम नहीं जानते हैं, और रेशियो आप और हम मान लेते हैं कि m/n में है, फिर इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x की, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू, इस x के इक्वल टू, ये m को x2 से मल्टीप्लाई कीजिए और n को इसके x से मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने बहुत ध्यान से फिगर बनाया है। n को x1 से, m को x2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस x की वैल्यू फाइंड करने, p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, ये x क्या है? ये p का x है, जो भी वैल्यू आएगी ये यहाँ आएगी। आंसर इसके लिए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इस x की जो भी वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ये है p का डिवीजन पॉइंट। तो इस x के लिए x इक्वल टू, m की बाउंड्री कहाँ है? m की बाउंड्री a और p को टच कर रही है, a और p को टच कर रही है, तो ये m अपने पड़ोसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और ये बाहर जाकर दूसरे पड़ोसी से मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पर जाकर दूसरे मोहल्ले में जाकर इनसे व्यवहार रखता है, ये मान लीजिए आप। तो m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m x2, और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन आपके पास रेशियो का सम m प्लस n, ये आपके पास हो गया इंटरनल डिवीजन का x की वैल्यू निकालने का फार्मूला। आपको किसी भी एग्जाम में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये डिवीजन पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन पॉइंट्स। तो आप डिवीजन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल लोगे। x इक्वल टू जो भी रेशियो है 2:3, तो 2 को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे b के कोऑर्डिनेट से, और 3 को a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 + 3 दोनों का सम लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, m को y से मल्टीप्लाई करोगे, m को y2 से मल्टीप्लाई करोगे, और n को मल्टीप्लाई करोगे आप y1 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि y की वैल्यू निकालने के लिए भी m y2, m दूसरे कोऑर्डिनेट से y से मल्टीप्लाई होगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x के कोऑर्डिनेट आएंगे, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट आएंगे। m y2 से मल्टीप्लाई होगा, n इधर इस y1 से मल्टीप्लाई होगा, n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ आपका इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब एक्सटर्नल डिवीजन देखिए। इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट, जब भी x लेंगे ऊपर m और n के साथ x की वैल्यू ही मल्टीप्लाई होगी। m के साथ बाउंड्री वाली वैल्यू कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान रखना। n के साथ भी बाउंड्री वाली वैल्यू कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी, और नीचे डिनोमिनेटर में m प्लस n आ जाएगा। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन बाय विभाजन। अब आप इसको इसी के रेफरेंस में ध्यान से देखिए, मैं आपको इससे एक्सटर्नल डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फार्मूला ये का ये रहेगा, डिवीजन पॉइंट में जो x और y की वैल्यू है, x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, y की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। इस एक्सटर्नल में सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा सब्जेक्ट।
या प्लस है तो माइनस, या माइनस, या माइनस, या माइनस, और फार्मूला इसका ऐसे कैसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया आपके पास, और ये पी पॉइंट हो गया जो बाहर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो आप यहाँ लिख दीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, लिख दीजिए, और p के कोऑर्डिनेट है आपके पास x, y। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे ए और पी के बीच की डिस्टेंस, ए और पी के बीच की डिस्टेंस m है। बिल्कुल इंटरनल डिवीजन से रिलेशन रखते हुए फार्मूले बनाना है, बस वहाँ पर माइनस लगाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ m और n का, वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ध्यान से देखना कि a के इधर p है, a और b के बीच में p आ ही नहीं सकता, p यहाँ तो इधर आएगा या इस साइड जाएगा, या तो RHS में आएगा, या तो LHS में आएगा, या RHS में जाएगा। जब p LHS में आता है तब आपके पास क्या होता है कि a और p के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर क्या थी, a और p के बीच की डिस्टेंस m थी, तो m यहाँ पर आप m लिखिए। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, m पुटअप करेंगे, ये आपने m लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नाउ अब आप देखिए P और B के बीच की डिस्टेंस क्या है, n है। P और B के बीच, P कहाँ है, ये रहा P, और B कहाँ है, ये रहा। P और B के बीच की डिस्टेंस, P और B के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, n। ये आपके कॉन्सेप्ट काम करता है कि डिस्टेंस तो B और P और एक और P के बीच में ही गिनी जाएगी। अब ये अलग बात है कि P इधर लाई कर रहा है या उधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है, जब m लेस देन n, जब m की वैल्यू n से छोटी होती है। m और n रेशियो होता है ना, तो m की वैल्यू n से छोटी होती है, n की वैल्यू बड़ी होती है, n जो ये n है, n की वैल्यू बड़ी होती है, तब p LHS में लाई करता है। अब आप देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट आपके पास P आ गया स्टूडेंट। ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, और ये आपके पास x, y है। क्लियर स्टूडेंट, तो a और p के बीच की डिस्टेंस, इंटरनल डिवीजन में देखिए a और p के बीच की डिस्टेंस m है, तो a और p के बीच की डिस्टेंस ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक m डिस्टेंस कहलाएगी स्टूडेंट। ठीक है, और आप यहाँ से देखिए b और p के बीच की डिस्टेंस, b और p के डिस्टेंस n है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास n कहलाएगी ये डिस्टेंस। तो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट कि किस तरह से फार्मूला डिराइव होता है, और ये कब होगा, जब ये कब होगा, जब आपके पास m बड़ा होगा, m ग्रेटर देन n होगा। ठीक है, जब भी m की वैल्यू, एक्सटर्नल डिवीजन में m की वैल्यू n से ज़्यादा दे रखी है, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन में m की वैल्यू n से ज़्यादा दे रखी है, तो p RHS में लाई करेगा, b के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। और जब भी m की वैल्यू n से छोटी दे रखी है, जैसे इसको मान लीजिए, यहाँ पर एक काम और ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर मोड m आएगा, मोड m, मोड m मतलब इसका मीनिंग ये है कि -7 या +7 या -9 -2 नेगेटिव क्वांटिटी वहाँ पर मायने नहीं रखती है। मतलब आपके पास, जैसे आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो आपके पास -7 आ गया, यहाँ पर -9 आ गया, तो सर -7 और -9 में -9 छोटा है, यूँ कह सकते हो। लेकिन वहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मोड m लगाया। मोड m, मॉडुलस m मतलब मॉडुलस में से बाहर निकलने के बाद वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है, तो मॉडुलस m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए n से।
मॉडुलस एम की वैल्यू एन से छोटी होगी तब इस तरह से पी ए के इस साइड में लाई करेगा, और मॉडुलस एम की वैल्यू बड़ी होगी एन से तो पी बी के इस साइड में लाई करेगा। फार्मूला एज इट इज रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और y की वैल्यू निकालने के लिए एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन, बस ये आपके पास कॉन्सेप्ट वोकैबुलरी रहेगा एक्सटर्नल डिवीजन का, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फार्मूले को, m x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, m x2 से, तो m की बाउंड्री यहाँ आ रही है, a और p को टच कर रही है, तो m इससे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, m इससे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, m अदर पॉइंट से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो m x2 माइनस माइनस, फिर आ गया n की बाउंड्री p और b को टच कर रही है, n की बाउंड्री जो है ये बाउंड्री p और b को टच कर रही है, तो n इससे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, n इससे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, n इससे मल्टीप्लाई होगा जहां बाउंड्री टच नहीं हो रही, तो n इंटू एक्स वन, और फिर रेशियो का सम, रेशियो का डिफरेंस m माइनस n, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज, m को y2 से, m को y2 से, ये देखिए m y2, जब y की वैल्यू निकालनी है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x की वैल्यू निकालनी है तो x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m y2, m की बाउंड्री यहाँ टच नहीं हो रही b के, तो m y2 माइनस n y1, तो n की बाउंड्री यहाँ टच नहीं हो रही तो n y1, तो यहाँ पर m माइनस n, तो यहाँ पर m माइनस n। एक्सटर्नल डिवीजन हमेशा माइनस आता है फार्मूले में, और इंटरनल डिवीजन में हमेशा प्लस आता है। ये आपके पास सेक्शन फार्मूला का जो है कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत बारीक तरीके से बहुत एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर किया है, और आप इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखोगे स्टूडेंट, तो आप एग्जाम में कहीं डिफीट नहीं खाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हर क्वेश्चन को कर सकने की हिम्मत होनी चाहिए, और उसी को मैथ्स कहते हैं, उसी को पावर ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब पावर ऑफ कॉन्सेप्ट अपने अंदर आ जाता है तब हर क्वेश्चन को सोल्व करने की ताकत ऑटोमेटिक आती है, और फिर कॉन्फिडेंटली हम हमारे टीचर से और हमारे जो मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल, उनको कह सकते हैं क्वेश्चन मेरे सामने पुट अप तो करके देखो, कैसे नहीं आता है हम देखते हैं। इतनी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक आती है जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट का पावर यही होता है कि आप हर एक जने को ये कह सकते हो कि यार तुम मेरे सामने क्वेश्चन तो लाओ, मैं देखता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन कैसे नहीं आता है, मैं हर क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप लाइए तो सही मेरे सामने क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट से करेंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता है, तो अच्छी बात है, नया क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे, और इस तरह से कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट इंक्रीज करते जाओगे तो आईआईटी और इंजीनियरिंग में 101% नंबर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, और इसके बिहाफ पर आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप क्लास 12th, क्लास 10th के नीचे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने सीरीज दे रखी है 100 क्वेश्चंस की, तो उस मोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज को आप देख सकते हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक अवेलेबल करा रखा है, आप ध्यान से उसको देखना और सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।